markettimestv.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज फिर से हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ना केवल आपको आज इक्विटी मार्केट्स की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे, बल्कि मंगलवार को कमोडिटी मार्केट्स के अंदर क्या हुआ, क्या अहम खबरें थी जो आपके मुनाफे को बढ़ा सकती हैं, आपके घाटे को कम कर सकती हैं, वो भी आपके सामने जानकारी रखेंगे और समझेंगे कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जिसका सीधा सीधा सरोकार आपसे है। और यकीन मानिए, जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो सीधी गहन अध्ययन के बाद, गहन जांच के बाद आपके सामने रखी जाती है, ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुहैया कराई जा सके। तो शुरू करते हैं आज की 5 इक्विटीज़ की और 5 कमोडिटीज़ की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली 5 खबरें जो सीधा सीधा कमोडिटीज मार्केट से डील करती हैं, वो आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। पहली खबर जो होगी वो बारिश से जुड़ी हुई है और साथ ही ये भी कहें कि यूपी सरकार किसानों को उसका खामियाजा देने वाली है जो बारिश से उनको नुकसान मिला है। असल में आपको पता है, पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई है। न केवल उत्तर प्रदेश में काफ़ी फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में भी यहाँ पे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, क्योंकि खड़ी फसल पे बारिश जब आई और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, उसका नुकसान पहुंचा है। यूपी सरकार ने इस पे पहल की है और उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जो खड़ी फसल है, करीब अगर वो 50% से ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ है, उसकी जानकारी हालांकि निदेशकों से मंगवाई जा रही है और ये बहुत तेज़ी से पैमाने पर काम किया जा रहा है। लेकिन जिनकी फसल 50% से ज़्यादा खराब हो गई है, सरकार उनको मुआवजा देगी, सरकार ने घोषणा कर दी है। इसके लिए जल्दी से जल्दी डाटा अरेंज करने की बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ पे की है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश न केवल सरसों, चना, गेहूं, बल्कि इसके अलावा भी और कई फसलों के लिए माना जाता है और इसमें आलू की फसल भी काफ़ी अहम है। तो इसमें आप ये नज़र रख सकते हैं कि अभी जो किसानों को मुआवजा मिलने वाला है, एक आंकड़े मिल जाएं, उसके बाद तेज़ी से मुआवजे की रकम भी किसानों को मिल सकती है। लेकिन ये काफ़ी निराशा करने वाली बात है जो कि किसानों को यहाँ पे नुकसान हुआ है इस एकदम से आई हुई बारिश से। दूसरी जो अहम खबर थी वो मौसम में बदलाव से आलू की उत्पादकता पे है। असल में उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 35 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पिछले साल के मुकाबले आलू की जो उत्पादकता है वो करीब 14% कम होने वाली है। शायद आपको पूरी तरह से याद होगा वो सारे टेलीविज़न में चलने वाले स्क्रीन पे वो सीन्स जिसमें किसान अपने आलू सड़क पे ले जाते हैं और उसको रौंद देते हैं, क्योंकि उनको फसल का पूरा मुआवजा तक नहीं मिलता, उनको पूरे दाम नहीं मिलते। शायद ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि 35 साल के बाद आलू का उत्पादन पिछले बार के मुकाबले इस बार 14% कम हो रहा है और इसकी बड़ी वजह भी मौसम में बदलाव को बताया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों से, कई वैज्ञानिकों से markettimestv.com की टीम ने बातचीत की। उनका मानना है कि हाँ, उत्पादकता घटी है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि कई और ऐसे राज्य भी हैं जिसमें बिहार और पंजाब भी काफ़ी हद तक शामिल है, जहाँ से आलू की उत्पादकता होती है, वहाँ पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बारिश इन राज्यों में भी हुई है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम आलू के दाम हो सकता है यहाँ पे तेजी से ना गिरे और उत्पादकता कम होने से ये जो प्राइस सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो पूरी तरह से मिसमैच हो और किसानों के हक में जाए, ये उम्मीद हम ज़रूर करते हैं। तीसरी अहम खबर जो है वो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ चीनी से जुड़ी हुई है। असल में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। एक बहुत साइंटिफिक थ्योरी है कि जिस चीज़ का उत्पादन बढ़ता है उसके अंदर किसानों को तो फ़ायदा नहीं मिलता पूरी तरह से, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। लेकिन हाँ, ग्राहकों को एंड प्रोडक्ट अगर सही तरीके से मिले तो उनको काफ़ी हद तक सस्ता मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि चीनी आने वाले दिनों में इसके दाम नहीं बढ़ेंगे। अब आपको बता दें इसके पीछे बड़े कारण क्या हैं। असल में जो चीनी का उत्पादन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, जो कि सबसे बड़ा राज्य है चीनी के उत्पादन में, उसके अंदर भी हमने देखा है कि चीनी का उत्पादन करीब 29% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कुल मिला के साल भर में जो उत्पादन के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो 247 से 248 लाख टन रहने का इस बार अनुमान बताया जा रहा है। सरकार ने भी इसमें पूरी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि जो बकाया है किसानों का वो चीनी मिलें जल्दी से जल्द दे पाएँ। साथ ही खबर जो इसके साथ जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जो किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, वो भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। असल वो 14,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 13,000 करोड़ था। तो अब किसानों को भी रकम मिलने का इंतजार रहेगा। हालांकि उत्पादन बढ़ रहा है, जो सप्लाई की एक प्रॉब्लम रहेगी वो कम से कम इस बार नहीं देखने को मिलेगी चीनी में। लेकिन जो रिकॉर्ड स्तरों पर किसानों का बकाया पहुंचा है, चीनी मिलों की दायित्व बन जाता है कि जल्द से जल्द वो किसानों के भुगतान को
करें और हम भी उम्मीद करते हैं कि किसानों का जो रुका हुआ पैसा है उन तक जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचे। इसके अलावा जो चौथी अहम खबर है वो है बोनस को लेकर। असल में गेहूं के ऊपर बोनस को लेकर जो बात अभी अटकलें बनी हुई हैं उसको लेकर किसान थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ई प्रोक्योरमेंट के जरिए किसानों को आजकल अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और जो हमारे को विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब अभी तक 11 लाख किसानों ने अपने गेहूं बेचने का मन बनाया है, जो कि पिछली बार ये करीब 15 लाख किसान इसमें शामिल थे। यानी कि इस बार करीब 4 लाख किसान अभी तक कम रजिस्टर्ड हुए हैं। असल में उन सबको यही उम्मीद है कि इस बार कुछ बोनस दे सकती है सरकार। अभी जो MSP है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गेहूं का वो 1450 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन बोनस की आशंका के चलते ज़्यादातर किसान अपने गेहूं को इस समय मंडियों में नहीं लेके आ रहे हैं और इस बार उन्होंने ई जो प्रोक्योरमेंट का रूट है उसको इस बार कम अपनाया है। एक बार आपको और जानकारी दे दें कि 2 चरणों में सरकार इनकी प्रोक्योरमेंट करने वाली है और जो 15 लाख किसान हैं वो इस बार थोड़े घटे हैं। एक और अहम जानकारी वो है कि SMS के जरिए भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि मंडी में इस समय कितनी गेहूँ हैं, क्या दाम चल रहे हैं, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये मंडी की ऐसी 5 खबरें थी जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, हमने आपके सामने रखी हैं। अब चलते हैं इक्विटी मार्केट्स की खबरों की तरफ कि आज शेयर बाजार में आखिर 5 ऐसी कौन सी खबरें थी जिन्होंने अपना जलवा दिखाया। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आज सन फार्मा के हवाले से आती हुई दिखी। सन फार्मा ने GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा की ऑस्ट्रेलियन इकाई को खरीदने का फैसला किया है। असल में सब्सिडरी टू सब्सिडरी ट्रांसफर होगा। ऑस्ट्रेलिया में GSK की 2 इकाई हैं जो कि पेन किलर बनाती है। सन फार्मा इसको खरीदना चाहता है और सूत्रों के अलावा जानकारी हमारे को ये मिल रही है कि यह डील जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगस्त 2015 तक ये डील पूरे होने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते आज सन फार्मा के शेयर के अंदर काफ़ी तेजी से हमने बढ़त आती हुई दिखी है। इसके अलावा आपको पहले बता रहा है कि सन फार्मा ने रेनबेक्सी को भी खरीदा था और देश की बड़ी कंपनीज में शुमार है। अब ऑस्ट्रेलिया में GSK की 2 इकाई को खरीदने वाली है। वो पेन किलर बनाती है और अफीम के जरिए पेन किलर बनती है, तो ये अपने आप में काफ़ी अहम है कि सन फार्मा यहाँ पे आगे हो सकता है कुछ और बढ़त भी दिखाते हुए दिखे। इसके अलावा एक और शेयर है जो कि लगातार सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें तेजी बजट के बाद हमने आते हुए देखी और साथ में उसमें निजी खबर भी थी, वो था होटल लीला का। होटल लीला के शेयर के अंदर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज फिर से बनते हुए दिखा और आज अपने 6 महीने के उच्चतम स्तर 23 के आंकड़े को भी पार कर गया। खबर इसके पीछे की ये है कि ये होटल लीला अपने 2 प्रॉपर्टीज़ को, जो कि एक चेन्नई की प्रॉपर्टी है और दूसरा अपनी दिल्ली की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और इस कर्ज को कम करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ को बेचा जा सकता है। GM फाइनेंशियल को इसमें नियुक्त किया गया है, इस प्रॉपर्टी को बिकवाने में वो सहायक होगा। तो ये एक अहम खबर आज बाजार को काफ़ी पसंद आई और होटल लीला के शेयर के अंदर कल भी हमने अच्छी तेज़ी आती हुई देखी थी और आज अपने 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया और साथ ही इसने 23 रुपये के आंकड़े को भी पार कर दिया है। पिछली बार के इसके रिजल्ट्स अगर आपको बता दें तो वो थे कि पिछले 9 महीने में कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ गया है, ये करीब 20% घाटा बढ़ के 460 करोड़ हो गया है। तो घाटे से लगातार जूझ रही होटल लीला अब हो सकता है प्रॉपर्टी बेचने से अपनी जो ब्याज पे इसकी जो लागत लग जाती है, कॉस्टिंग आती है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ये खबर आज बाजार में काफ़ी प्ले होते हुए दिखी। इसके अलावा महीने की शुरुआत में जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हैं उन्होंने भी काफ़ी अपना रंग दिखाया है, क्योंकि कई कंपनीज के आंकड़े उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे तो कई उन्हें काफ़ी निराश किया। शुरुआत पहले TVS से करेंगे। TVS ने लगातार बेहतर आंकड़ों का दौर आज भी फिर से कायम रखा है। उसके जो आंकड़े आए हैं उसमें बिक्री उसकी करीब 15% के आसपास बढ़ गई है। साथ ही उसकी जो 3 व्हीलर बिक्री है वो भी करीब 23% के आसपास बढ़ के 9000 के आंकड़े को पार कर गई है। उसकी स्कूटर बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है और वो करीब 35% बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। तो उम्मीद कर सकते हैं TVS ने जो आंकड़े दिखाए थे उसकी वजह से तेजी आनी चाहिए थी और वो आई भी। आज हमने देखा TVS मोटर के शेयर के अंदर लगातार एक अच्छा उछाल आते हुए दिखा। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप और 2 व्हीलर कंपनीज की बात करेंगे तो बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी निराश करने वाले आए। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स में हमने 22% उसकी बिक्री घटती हुई दिखी है। साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की बिक्री में भी हमने गिरावट आती हुई दिखी, जो कि करीब 21% के आसपास थी। इसके अलावा आप देखेंगे उसके जो कमर्शियल व्हीकल हैं
बजाज ऑटो के, उसमें हमने 32% का नुकसान बनते हुए दिखा है। तो कुल मिला के बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स रहे वो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं थे और एक जोरदार गोता आज बजाज ऑटो के शेयर में लगता हुआ दिखा। हालांकि आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे। निफ्टी जो आज 9000 का आंकड़ा भी पार कर लिया, लेकिन बजाज ऑटो पूरी तरह से आज एक कमज़ोर शेयर बन के सामने आया। इसके अलावा मारुति और हिंडई के भी हमने देखे आंकड़े जो आए हैं वो काफ़ी बेहतर रहे। मारुति की बिक्री अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 8.5% बढ़ी है। इसके अलग अलग सेगमेंट में भी हमने बढ़ोतरी आते हुए दिखी और हिंडई के अंदर भी करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती हमने बनती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स की अगर बिक्री की बात करें तो यहाँ पे 11% के आसपास का उछाल हमने इसके अंदर आते हुए देखा है। इसमें हमने फॉरेन सब्सिडरी को भी इंक्लूड किया है। हालांकि इसकी घरेलू अगर बिक्री बताएं जो कि सिर्फ भारत में ही है वो करीब 14% के आसपास बढ़ी है। इस शेयर के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। M&M की बिक्री घटी है 10% के आसपास। इस शेयर की आज जोरदार पिटाई हुई है। तो ये जो आंकड़े आए हैं उसके लिहाज से हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्शन दिया है। दो जानकार जिसमें एक नितिन मुरारका है SMC ग्लोबल के, उनका मानना है कि हीरो मोटोकॉर्प के अंदर थोड़ा दबाव रह सकता है, इससे आप दूर रहें, बजाज ऑटो से भी दूर रहें। लेकिन एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि आप अशोक लेलैंड खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में से कोई एक शेयर खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आज एक शेयर जिसने काफ़ी धमाल मचाया वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर आज काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखा और न केवल इसने निफ्टी को आज 9000 के आंकड़े पर लाकर खड़ा कर दिया बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को भी इसने शो किया है। असल में एक रिपोर्ट आई है जो कि CLSA की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन हैं वो रिलायंस के काफ़ी बेहतर रह सकते हैं और अपने 6 साल के उच्चतम स्तरों पर पहुँच सकते हैं। इस वजह से हमने देखा है कि रिलायंस के शेयर के अंदर आज काफ़ी ज़ोरदार इजाफा आते हुए दिखा है। उन्होंने जहाँ तक रिफाइनरी मार्जिन की बात की, CLSA की रिपोर्ट के अंदर करीब $3 पर बैरल के हिसाब से रिफाइनरी मार्जिन बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़कर करीब $10 के आंकड़े को पार कर जाएगा। और इस रिफाइनरी मार्जिन की हेल्प से इसके जो आने वाला क्वार्टर है उसका नतीजा भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है, जिसकी वजह से आज ज़ोरदार खरीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के अंदर होती हुई दिखी है। CLSA ने एक डाटा भी कोट किया। CLSA का मानना है कि आने वाले दिनों में रिलायंस 1200 के आंकड़े को भी पार कर जाएगा, तो इस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आज बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने बाजार को भी आज प्रोपेल किया और निफ्टी को 9000 के आंकड़े को पार कर दिया। हालांकि CLSA की एक रिपोर्ट में जो चिंता जताई गई वो ये था कि जो टेलीकॉम के ऊपर रिलायंस पैसा खर्च कर रहा है इससे हो सकता है कंपनी की वैल्यूएशन पर थोड़ा दबाव पड़े, इसलिए थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी होगी कि ये पैसा क्या टेलीकॉम में कहीं उम्मीद से ज़्यादा तो खर्च नहीं होगा। हालांकि CLSA ने काफ़ी कैलकुलेट करके कहा है कि साल के अंत तक हो सकता है आपको 1200 का भाव भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिल जाए। और एक जो आखिरी खबर है आज वो टाटा पावर की है। असल में आज टाटा ग्रुप के ज़्यादातर शेयर चल रहे थे। टाटा पावर में एक अहम खबर यह है कि भूटान में एक प्लांट लगाने वाली है जो कि अब भूटान सरकार के साथ और भारत साथ ही टाटा पावर की जो कंपनी है उनके साथ एक जॉइंट वेंचर है। 126 मेगावाट का एक प्लांट लगने वाला है जिसकी उन्होंने 63 यानी कि आधे की इकाई पे काम शुरू कर दिया है। तो ये काफ़ी अहम खबर सामने निकल के आई है और कुल मिला के 126 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। इसमें भारत का जो योगदान है भूटान के साथ वो काफ़ी अहम है और उम्मीद करते हैं कि ये जो योगदान है भूटान और भारत के रिश्तों में और गर्मी लेके आएगा। फिलहाल टाटा पावर इस खबर के साथ आज दिन भर हरे निशान में ही ट्रेड करता हुआ दिखा और लास्ट में चलते चलते वापस इस शेयर के अंदर कुछ हद तक खरीदारी आती हुई दिखी है। तो एक अहम खबर थी जो कि टाटा पावर से जुड़ी हुई हमारे को आज मिली। तो ये पांच खबरें हमने कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स की आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करते हैं जब भी आपके साथ जुड़ेंगे फ़ायदे की खबर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं जो आपका फ़ायदा भी हो रहा है ये और बढ़े, दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।